जय रे बर राहे मोहब्बत रह न जाना राह पे लजते वो सहरा न देना दूर तेरी महफिल में है। आज मक्तल में ये कातिल पूछ रहे हैं बार बार कि अभी पलासों के साथते किसी के दिल में है। करता नहीं क्योंकि एक दूसरे से बात है चीज देखता हूँ जिसको मैं वो चुप तेरी महफिल में है शहीदों मुल्को मिल्लत मैं तुझ पे निसात है। अब तेरी ताकत की चर्चे गैरों की महफिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। ये कुछ ये चंद लाइनें हैं जो हमारे गुरु हमारे आदर्श हमारे उस्ताद के द्वारा लिखी गई। जब ये जो लाइन है ना इन्हें हमारे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से जेल के दीवालों में लिखा था। कौन थे वो? चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अब्दुल्ला खान साहब ने लिखा था ये। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक सुनहरे इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो इतिहास है सन 9 अगस्त 1925 का। 15 अगस्त 1947 को बनाने से पहले सन 9 अगस्त 1925 के बारे में जानिए क्या हुआ था। सन 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे बने ये एक ऐसा केस था हमारे क्रांतिकारियों द्वारा अपने पैर के तलवे से उनने चमाटा मारा था अंग्रेजी हुकूमत को। किसी में तिकुबत नहीं थी कोई मार दे। काकोरी के कांड में जो 10 लोग शामिल थे उनका नाम क्या क्या था? असल में बहुत लोग हैं जो उसे डकैती का नाम दिए थे, लेकिन असल में वो डकैती नहीं थी। जो 10 लोग शामिल थे, जो 10 क्रांतिकारी शामिल थे, उनका नाम क्या क्या था? चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अब्दुल्ला खान साहब, सचिंद्र बख्शी साहब, ओपी पंडित जी, केशव चक्रवर्ती साहब, राजेंद्र लहरी साहब, मनमनाथ गुप्त जी, मनोहर लाल खन्ना साहब। ये वो 10 लोग थे जो उस डकैती में शामिल थे। असल में डकैती नहीं थे। यदि तुम्हारे घर के धन, तुम्हारे घर के दौलत, तुम्हारे घर के जायदाद, तुम्हारे घर के जितने भी कागज पत्र यदि कोई लेके जाएगा तो तुम क्या करोगे? ले जाने दोगे? नहीं, तुम भी रोकोगे और छीनोगे। हमने भी वही किया था। और जो लोग कहते हैं कि डकैती है, धिक्कार है तुम्हारी सोच पे ही। कभी भी ये डकैती नहीं थी, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये कैसा बात है कि हुई कैसे डकैती? ये जो डकैती थी ऐसे तो अचानक प्लानिंग हुई नहीं होगी, इसके लिए प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही होगी। 21, 1922, 1923 इस 3 साल के दौरान बहुत लंबे समय पे एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई थी लोगों की। 1921, 1922 और 1923 में। 1924 में ये प्लानिंग हुआ और 1925 में काकोरी का कांड हुआ। इससे पहले भी हमने 2 डकैती किए थे, परंतु वो जो डकैती थी वो दलालों के घर में था। दलाल कौन? मतलब ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बड़े जमींदार होते हैं, उनके घरों में किया गया था। क्यों? क्योंकि वो हमारा ही धन हमसे छीनते थे, गरीबों से लूटते थे और अंग्रेजों को दिया करते थे। तो 2 डकैती उनके घरों में हुआ था। पर अब समझ आया था कि सचिन सानिया साहब और योगेश चंद्र चटर्जी जो एचआरए के कर्ता धर्ता माना जाते हैं, इसको 1928 में एचआरए को एचएसआरए में कन्वर्ट किया गया था भगत सिंह साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब द्वारा। उससे पहले ये एचआरए के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। समझ आ गया था हमारे क्रांतिकारियों को कि अब सिंहासन खाली करो, जनता जागी, और अगर तुम समझते हो हमको बागी तो हम बागी है। वी आर रिबल बट फॉर अ कॉज। बागी बनो मगर किसी मकसद के लिए बनो। अब वही बात उठ चुकी थी कि हमने हाथ जोड़ा, तुमने हाथ काटा, हमने सर झुकाया, तुमने सर काटा। अब बात उठी थी। चाणक्य कहा करते थे करते प्रतिकृतम क्रियात हिंसनम प्रति हिंसनम तत्र दोषम ना पतदी दुष्टो दुष्टो समाचनी। जिसका जिष्ट ये निकलता है कि दुष्ट के प्रति दुष्टा करने कोई बुरी बात नहीं है। और अब वही समय था। प्लानिंग 1922 के दौरान 1922-23 के अंतर्गत में योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सानिया साहब, जो कि एचआरए के कर्ता धर्ता माना जाते थे, बैकबोन माना जाते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो यानी यही था कि अब जो एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन बना था, वो बिखरने वाला था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अकेले ही नहीं पकड़े गए थे, वो पूरे के पूरे एचआरए के संविधान के साथ पकड़े गए थे। तो अब क्या था? पकड़े गए तो फिर अब राम प्रसाद बिस्मिल साहब के ऊपर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल का भी जो कर्ता धर्ता था उनको संभालना था, राम प्रसाद बिस्मिल साहब को। तो 1921, 22, 23 में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चलता है। 322 जगह में ये आंदोलन चल रहा होता है और 9,47,322 गिरफ्तारी होती है। पूरे विश्व के इतिहास में आज तक इतना बड़ा गिरफ्तारी कहीं नहीं हुआ, क्योंकि इतने कभी क्रांतिकारी पैदा ही नहीं हुए थे कहीं पे। ये गौरव की बात है कि भारत की सरजमी पे जन्म लिए हैं हम लोग। 1924 में प्लानिंग चलता है राम प्रसाद बिस्मिल साहब के घर में, जो हमसे लूट के वो ले जा रहे हैं, उन सब छीनना होगा। अब ये प्लानिंग हुआ। तो अब प्लानिंग हुआ तो 29 जर्मन माउजर मंगवाया गया था। अब जर्मन माउजर तो अंग्रेजी फूफा ले आके दिए नहीं होंगे किसी के। इसका मतलब क्या था कि हमारे क्रांतिकारी गए होंगे जर्मन से वो जर्मन माउजर लाया। जर्मन माउजर का फायदा ये था ना कि उसका एक बट जो होता है, जर्मन माउजर के नीचे का जो बट होता है, उसका रिंग जब आप टानते हैं तो वो आज के समय पे जो AK-47 और AK-57 और AK-56 जो काम करता है ना, उस समय का जर्मन माउजर वो काम किया करता था। जो जर्मन माउजर का पिस्तौल था बहुत फायदेमंद था। उसके बाद वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो, उसके कारण वो डर जाता था, है ना। ये इतना। और सबसे बड़ी बात है, काकोरी के कांड में सिर्फ 4 यूज हुआ था।
सिर्फ 4 ही यूज हुआ। तब क्या होता है, ये लोग 10 लोग प्लानिंग करते हैं। 8 अगस्त 1925 को ही सब राम प्रसाद बिस्मिल साहब के घर में बैठे रहते हैं। यहाँ पे ये प्लानिंग होता है कि हमें अब ये करना है। 9 अगस्त अब 8 अगस्त 1925 के रात के 2:42 में लखनऊ से काकोरी जाने वाली ट्रेन, हाँ लखनऊ से काकोरी जाने वाले बीच में सहारनपुर में 8 सहारनपुर में 2:42 रात के ट्रेन को रोका गया है। इंजन के ठीक पीछे कंपार्टमेंट में हमारा धन, हमारा ही दौलत, हमारी जायदाद है। अब वहाँ भी कांड होता है। उस जो बक्सा था जिसमें हमारा धन और दौलत है, अंग्रेज उसको उठाने के लिए 10 आदमी रखते थे। यहाँ पर अकेला एक आजाद और अकेला एक अशफाकुल्लाह खान साहब मिल के उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं। किसी में कुवत तो थी नहीं कि उन्हें पकड़ ले। एक साल के वहाँ पे छूट जाने के कारण ये सब पूरा कांड होता है, एक साल छूटने के कारण। और एक वहाँ पर और एक केस होता है कि एक मोहब्बत नाम के व्यक्ति वहाँ पे मारे जाते हैं, परंतु मकसद नहीं था मारने का, वो गलती से मारे जाते हैं, है ना। तो ये एक इंसान मारा था तो एक ही इंसान को फांसी की सजा हो सकती थी या अमर कैद की सजा हो सकती थी। यहाँ पे सबको फंसाया गया था। और उनके पीछे जो उन लोग पे जो केस लगाया गया था वो केस थे 120A, 120B, 121A, साथ ही साथ 352 एंड 356। 352 और 356 सब में नहीं लग सकता है, परंतु आपने लगाया, चलो ठीक है, हम तुम्हें फॉरगिव करते हैं। अब आगे का बात में आते हैं। लोग इसे डकैती का नाम देना शुरू करते हैं। लोग चंद्रशेखर आजाद साहब की माँ सबको डकैत की माँ एक ख्याल में एक निकला भी था कि सबको उन्हें डकैती की माँ कहा करता था। अबे धिक्कार है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी परवरिश पे। यदि तुम हमारे क्रांतिकारियों की माँ को डकैत की माँ कहते हो तो धिक्कार है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी परवरिश पे। मेरे देश के क्रांतिकारी, हम इनकलाबियों की सबसे बड़ी बात यही थी ना कि हम लोग अपने देश के लिए जीना चाहते हैं और अपने हर एक लहू में अपनी माँ भारती का वो चाहते हैं कि 1% दिन भी इस भूमि का चुका के जाए। अब अंग्रेजी हुकूमत की तो कुवत थी नहीं कि वो उन्हें पकड़ सके, तो किसको बुलाते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, जो उस समय भी बहुत बेहतरीन सर्च ऑपरेशन करते थे, उनको बुलाया जाता है। उनके एक ऑफिसर थे होटेन, उनको बुलाया जाता है। होटेन आता है। होटेन को लगता है कि यार कोई छोटा मोटा डकैती होगा, पकड़ लेंगे। होटेन जब आता है यहाँ पर पूरे डकैती को समझता है ना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी को, तो उसकी लंगोट ढीली हो जाती है। बोलता अरे भाई ये कैसे हो सकता है? बोले ये हो सकता है क्योंकि ये चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्लाह खान साहब की बुद्धि थी। वो सिर्फ भारत में ही पैदा हो सकता है, कहीं पे नहीं। अब इसके पीछे एक कहानी सुनो। जब उन्हें गिरफ्तार होटेल ये सब पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझता तो उसकी तो ऐसे लंगोट टाइट हो जाती है। वो सबको पकड़ लेता है, लेकिन दो ही आदमी को नहीं पकड़ पाते, चंद्रशेखर आजाद साहब और एक केशव चक्रवर्ती साहब छुप के कहीं निकल जाते हैं। और आजाद साहब तो आजादी थे, वो पूरे के पूरे कोर्ट के पेशी को अटेंड करते हैं, पूरे के पूरे पेशी को, जिन किसी की कुवत नहीं थी कि उन्हें कोई पहचान सके। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व के इतिहास में मुझसे बड़ा बहरूपिया आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और अब होगा भी नहीं। यार चंद्रशेखर आजाद साहब एक ही थे, तो दोबारा दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। पंचमी की रात थी और उसके दूसरे दिन राम प्रसाद बिस्मिल साहब लोग की पेशी थी। तो बात थी ना कि उन्हें एक मिश्रा जी के नाम के एक लॉयर उनको दिया गया ताकि उनके तरफ से वो केस लड़ सके अंग्रेजों से। राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्लाह साहब डायरेक्टली मना कर देते हैं। ये इतने पढ़े लिखे हुए थे ना, मतलब उर्दू के पढ़े लेखक और हिंदी के पढ़े शायर थे ये लोग, दोनों ही आदमी। और अशफाकुल्लाह खान साहब तो संस्कृत में PhD किए हुए थे। ये सबकी बात नहीं है, सब में इतनी कुवत नहीं है कि वो कर सके। ये हमारे क्रांतिकारी, हमारे HSRA के मेंबर के द्वारा हो सकता था, हमारे इनकलाबियों द्वारा ही हो सकता था। अब इसके आगे और एक कहानी ये है कि कोर्ट के अंदर लिया जाता है तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब अपनी वकालत खुद करते हैं। उनने अपने कोर्ट पेशी में उनने अपना वकालत करते हुए कहा, When you fight against the people, it's a different war. But you fought against your entire constitution, against your entire empire, and we are the prisoners of war, and we should be dealt with respect as the prisoners of war and not as a criminal. ये थी उनकी दलील। ये सुन के उनकी लंगोट ढीली हो जाती है। उसी के फिर जब पेशी होती है तो उनसे पूछा जाता है कि यार ओए बिस्मिल, आजाद किधर है? तो चंद्रशेखर राम प्रसाद बिस्मिल साहब का बहुत अच्छा जवाब रहता है कि तुम इन हिजरों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा, इन नपुंसकों की सेना में कोई मर्द ना पाया जाएगा, वो आंधी में चलने वाला चिराग है तुम्हारे लंगोट की फूकों से न बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समुद्र को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, तुम क्या पकड़ोगे आकाश को, और यदि कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आजाद को। तो आजाद वो थे। आजाद साहब स्वयं कहा करते थे कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है हम, आजादी रहेंगे। अब आगे हम पर निर्भर करता है कि हम लोग किस सेंस पे लेते हैं। और यदि तुम लोग कहते हो
कि चंद्रशेखर आजाद साहब भी लोग डकैती किए हैं, तो धिक्कार है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी परवरिश पर। और हमको कहने पे ये किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी कि हमें धिक्कार है तुम्हारे सोच पर, तुम्हारे परवरिश पे, कि तुम कहते हो हमारे क्रांतिकारियों के बारे में कि वो डकैती थे, वो डकैत थे, वो डकैती किए थे, तुम्हारे घर के धन और दौलत को लेके भागेगा, तुम छोड़ दोगे? नालायक कहीं के। अब क्या होता है कि सबको तो पकड़ लेते हैं, 2 आदमी को पकड़ नहीं पाते हैं। अब बिस्मिल साहब एक पत्र देते हैं अपनी माँ को और कहते हैं कि माँ ये पत्र आप जेल के बाहर जाकर पढ़िएगा। उसमें वो लिखते हैं कि बदनाम ना हो जज्बा आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो ये आंसू आंखों में छुपा लेना, आजादी के सम में तेरा भी ये परवाना, चढ़ जाए हंसते हंसते बस इतनी दुआ दे जाना। आजादी के सम में तेरा भी ये परवाना, चढ़ जाए हंसते हंसते बस इतनी दुआ दे जाना। जब तेरी कूचे माए राख उड़ के मेरी, तो तू एक नन्हे से बच्चे के मस्तक पे लगा देना। तू और एक राम प्रसाद बिस्मिल, तू और एक चंद्रशेखर आजाद, तू और एक अस्फाकुल्ला खान साहब पैदा कर देना, बना देना। ये थी राम प्रसाद बिस्मिल साहब की लाइन। अस्फाकुल्ला खान साहब की एक लाइन है कि मुस्लिम हूँ मैं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता, मगर यदि कहीं मिल गया अल्लाह मुझे कहीं, तो मैं उससे स्वर्ग की जगह पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। इस भारत भूमि, इस भारत माँ के लिए, इस कर्ज को अदा करने के लिए, हम सब के लिए। ये मेरी माँ है यार, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। यारों की यारी इससे समझना कि ठाकुर रोशन सिंह साहब को फांसी की सजा नहीं होती है, राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाकुल्ला खान साहब को फांसी की सजा होती है ना। तो ठाकुर रोशन सिंह पूछते हैं सन्यास, वहाँ का जो दरबारी वो जो कांस्टेबल रहता है उससे पूछते हैं, बता तो मेरे को कितनी सजा हुई है? तो कहते हैं कि यार देखो तो 5 साल की हुई है। जूता खोल के मारते हैं उसके मुंह पे और कहते हैं, है ना। और पहले बार उनके ऊपर कोर्ट अटेम्प्ट लगती है और उनको भी फांसी की सजा दी जाती है। जब उन्हें फांसी की सजा दी जानी होती है तो वो कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाकुल्ला खान साहब को, क्यों तू ही सिर्फ भारत माँ का अकेला लड़का नहीं है, हम भी है ना। अब तू अकेले कैसे फांसी में चढ़ जाएगा, तू हमसे बड़ा कैसे हो जाएगा? ये थी उनकी यारी। इनने इस प्रकार चुकाया अपने भारत का कर्ज। शहीद आजम भगत सिंह साहब, सुखदेव साहब, राजगुरु साहब, सब यार बहुत अपने लहू की आहुति चढ़ाए यार ये लोग अपनी माँ भारती के लिए। इनका सम्मान क्या करूँ? ये आतंकवादी नहीं है, ये सच्चे देशभक्त हैं। 15 अगस्त को बनाने से पहले ना इनका सम्मान करना शुरू करो, क्योंकि देश के संविधान में तुम्हें आर्टिकल मैंने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है ना। उसी संविधान के पार्ट 4A में ये कहा गया है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है कि अपने देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करें। आगे आपकी मर्जी। अच्छा और एक बात, हम किसी को शेयर करने नहीं बोलते मेरा वीडियो, मगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को नॉलेज मिलेगा तो आगे आपकी मर्जी, शेयर करना हो तो करें, नहीं करना है तो मत करें। परंतु उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा जो ये लोग ये कहते हैं कि काकोरी की कॉन्स्पिरेसी एक्ट डकैती थी। और हो सके तो इसको पर्सनली शेयर करिएगा उन लोगों को जिनका ये माइंड सेट है, ठीक ना। और ऐसे तो कुछ बात अब गौर सिखाना नहीं है, हम जो मिस किए वो बता दें कि एक लाइन जो कहा करते थे हमारे गुरु, कहा करते थे कि जो रंग हल्दी घाटी में प्रताप ने था खोला, वही रंग को आगे लेके शिवाजी ने हर हर महादेव था बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसमें भगत सिंह साहब एक लाइन ऐड करते हैं बाद में कि बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, इसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। मेरे सीने में जो दिल था वो आज बना है सोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये कुछ भावना है यार। अच्छा और एक बात, यहाँ पे भगत सिंह साहब जो बाद में किए थे 116 दिन का भूख हड़ताल, उससे पहले ही क्रांतिकारियों ने 45 दिन का किए थे जेल में। और एक बात और कुछ कहना नहीं है, मर के भी ना जाए कि वतन की उल्फत मिट्टी से भी मेरी खुशबू वतन आएगी। चंद्रशेखर आजाद साहब को मनाने को शहीद करवाने के पीछे और उनको अल्फ्रेड पार्क में खेलने के पीछे किसी और का ही हाथ था। हमने वादा किया था कि हम काकुर के बारे में बताएंगे और बताएं, चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में बोले बताएंगे, पक्का बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।